हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में। ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में आगे और हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है आज की इस वीडियो में। ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज है जिसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर यानी कि फ्रांस की राज्य क्रांति तक पहुंचे हैं। फ्रांस की जो राज्य क्रांति होती है वह 1789 ईस्वी में होती है। और फ्रांस की जब राज्य क्रांति होती है उस समय वहाँ का जो शासक था वह लुई 16वां था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति होती है और इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था लागू थी। देखिए, सामंती व्यवस्था के अंतर्गत ये होता है, एक तो मेन राजा या शासक होता था, ठीक है। मेन राजा या शासक होता था और उसके कई सारे छोटे छोटे उसके जो क्षेत्र होते थे कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए थे। और इन छोटे छोटे क्षेत्रों पर एक अन्य व्यक्ति राज्य करता था, वहाँ का स्थानीय व्यक्ति होता था जो राज्य करता था। और वहाँ पर राजा के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उसको लागू करता था, कानून व्यवस्था को बनाए रखता था और राजा के लिए सेना भी रखता था, ठीक है। और इस यहाँ से कर यानी कि टैक्स को वसूलता था और राजा के पास भेजता था। तो ये जो व्यवस्था थी ये सामंती व्यवस्था कहलाती है। और यही व्यवस्था जो था वह लुई 16वां के शासनकाल में जब फ्रांस की राज्य क्रांति होती है उस समय फ्रांस में ये व्यवस्था लागू हुई थी, मतलब लागू थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 जुलाई 1789 को राज्य क्रांतियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तो यहाँ पर 14 जुलाई 1789 ईस्वी को जो क्रांतिकारी थे फ्रांस के, उन लोगों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़ा और जो वहाँ पर कैदी थे, जो बंदी थे, उनको मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। इसी के वजह से यहाँ पर तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस के तौर पर, स्वतंत्रता दिवस के रूप में यहाँ पर 14 जुलाई को मनाया जाता है। इसलिए क्योंकि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को जो क्रांतिकारी थे उन्होंने बास्तिल के कारागृह को तोड़कर वहाँ पर जो बंदी थे, जो कैदी थे, उनको उन लोगों ने आज़ाद किया था। और इसी के खुशी में या उपलक्ष्य में 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है। देखिए, फ्रांस की जब राज्य क्रांति होती है तो वहाँ पर कई सारे नारे दी जाती है जिसमें समानता की बात की जाती है। समानता का अर्थ होता है कि सब कोई बराबर है, ना किसी के बीच लिंग का भेद, ना जाति का, ना धर्म का, ना आर्थिक स्थितियों का भेदभाव किया जाए, इसे ही समानता कहा जाता है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार हो वो प्राप्त हो, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, इस तरह के जो अधिकार होते हैं, जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं, वो सभी व्यक्ति को क्या हो, मिला हुआ हो। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे, ठीक है, भाईचारे का संबंध हो। तो यहाँ पर जो फ्रांस की राज्य क्रांति थी इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की नारा दी गई, यानी कि ये नारा जो थी यह फ्रांस की राज्य क्रांति में इन नारों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बुलंद किया गया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का है। तो लुई 14वां जो था उसने एक बात कही थी, एक कथन कही थी कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये शब्द, जो ये जो कथन थे ये लुई 14वां के थे। और आपको याद होगा कि बाहुबली फिल्म में उसकी जो माता थी ऐसे ही वर्ड बोलती है कि मेरा वचन ही शासन है, ठीक है। तो ये शायद यहीं से लिया गया था उस डायलॉग को। तो ये लुई 14वां और बाहुबली को आप जोड़कर याद कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये लुई 14वां का कथन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। देखिए, राजा की निरंकुशता यानी कि राजा की मनमानी
को रोकने के लिए वह अपने स्वेच्छा के अनुसार यानी कि उसकी जैसी इच्छा करे उसके अनुसार शासन न चलाए, इसके लिए उस पर रोक लगाने के लिए यानी कि वो मनमाने ढंग से शासन व्यवस्था को न चलाने लगे, इसके लिए यहाँ पर फ्रांस में पार्लमा नामक एक संस्था बनाई गई थी और इसकी संख्या जो थी 17 थी। इसकी पार्लमा नामक जो संस्था थी उसकी संख्या कितनी थी? 17 थी और इनका काम था राजा पर लगाम लगाना, अंकुश लगाना कि वह अपने मनमाने ढंग का शासन व्यवस्था न चलाने लगे। और जिसका गठन यानी कि इस पार्लमा नामक संस्था की जो गठन है वह न्यायालय के रूप में किया गया था। इनकी संख्या 17 थी और जो न्यायाधीश थे उनका जो पद था वह कुलीन वर्गों के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश कर्मानुगत होते थे। यानी कि ये जो संस्था के जो जो न्यायालय के रूप में गठित किया गया था, उनके जो न्यायाधीश होते थे उनका जो पद होता था वह कुलीन वर्गों के लिए, बड़े जो ऊंचे वर्ग हैं यानी कि ऊंची जातियों के लिए ये जो पद थे वह सुरक्षित होते थे। और साथ ही साथ ये जो पद होते थे वंश कर्मानुगत होते हैं, यानी कि एक वंश के एक वंश से दूसरे वंश यानी कि पिता के बाद पुत्र को, पुत्र के बाद उसके पुत्र को, इस तरह से ये पद ट्रांसफर होते रहते थे। तो ये जो व्यवस्था थी पार्लमा, इसके कमी का यही एक कारण भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्साई के शीश महल का जो निर्माण है वह लुई 14वां ने कराया था। तो वर्साई के जो शीश महल का निर्माण करवाया गया वह लुई 14वां के द्वारा कराया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। तो लुई 14वां ने वर्साई में शीश महल का निर्माण करवाया और यहाँ पर फ्रांस की जो राजधानी है वह भी वर्साई को लुई 14वां ने बनाया। तो वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि लुई जो 16वां था वह 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। तो 1774 ईस्वी में लुई 16वां जो है वह फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। लुई 16वां की जो पत्नी थी उनका नाम मेरी एंतोनेट था और ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो मेरी एंतोनेट कौन थी? ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और लुई 16वां की पत्नी थी। ठीक है। तो मेरी एंतोनेट कौन थी? मेरी एंतोनेट लुई 16वां की पत्नी और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र की जो समाधि वर्साई का भड़कीला राज दरबार था। तो राष्ट्र की जो समाधि था वह वर्साई की भड़कीला राज दरबार था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई। जो लुई 16वां जो 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है उसको देशद्रोह के मामले में, देशद्रोह के कारण, देशद्रोह के अपराध में उसे क्या कर दिया जाता है? फांसी दे दिया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि 1789 ईस्वी में लुई 16वां के काल में ही फ्रांस की राज्य क्रांति होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें दो टैक्स के बारे में जानना है। एक तो टैले और दूसरा टीथे। ठीक है। ये दो टैक्स थे। टैले जो था वह भूमि कर था। ठीक है। टैले जो था वह भूमि कर था और टीथे जो था एक धार्मिक कर था। ठीक है। और ये दोनों जो कर थे वह चर्च को देना पड़ता था। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टैले एक प्रकार का भूमि कर था और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। ठीक है। तो ये चर्च को देना पड़ता था टैले और टीथे नामक दो कर। ये टैले जो था वह भूमि कर था और टीथे जो था वह धार्मिक कर था। धार्मिक यानी कि आप किसी विशेष धर्म को मानते हैं, राजाओं के द्वारा किसी विशेष धर्म पर धार्मिक कर लगा दिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कि फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति जब हो रही थी तो यहाँ पर तीन व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण थे, बहुत ज्यादा, जैसे कि वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो। इन तीन व्यक्तियों ने सर्वाधिक योगदान दिया फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है। वॉल्टेयर के बारे में यहाँ पर है कि वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। वॉल्टेयर जो था वह चर्च का विरोधी था, यह चर्च का विरोध करता था वॉल्टेयर। रूसो की एक कथन है यहाँ पर, रूसो जो था वह फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। तो रूसो के बारे में यहाँ पर है कि यह रूसो जो था वह प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति के लिए पद्धति का समर्थक था, यानी कि लोकतंत्र के लिए
जो था उसका समर्थक करता था। लेकिन यहीं पर वाल्टेयर के एक कथन है जिससे पता चलता है कि वाल्टेयर जो है वह प्रजातंत्र को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, जैसे कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह उक्ति वाल्टेयर की है। तो वाल्टेयर ने यहाँ पर कहा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ये कथन किसका है? ये वाल्टेयर का है। तो आपको याद रखना होगा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये कथन वाल्टेयर का है। और रूसो जो थे वह फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थन करते थे। नेक्स्ट आगे है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये वाल्टेयर की रचना है। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की और लेटर्स ऑन इंग्लिश ये वाल्टेयर की रचना है। तो आपको दो रचना यहाँ पर बताया गया है। एक तो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि रूसो के द्वारा लिखा जाता है, दूसरा है लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये जो है वाल्टेयर के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, और आपको वाल्टेयर का एक कथन भी याद रखना है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह युक्ति जो ये कथन है ये वाल्टेयर की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना जो है वह मेंटेस्क्यू ने की थी, जिसमें सरकार के तीनों अंग जो थे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, यानी कि कोई भी शक्ति जो है वह केंद्र में केवल निहित ना हो, बल्कि इन केंद्र की शक्तियों का जो हो बंटवारा हो और क्षेत्रीय स्तर पर भी सरकारों के पास, लोगों के पास अधिकार सुनिश्चित हो। और इसी को हम लोग शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना जो है मेंटेस्क्यू करते हैं और इसमें सरकार के 3 अंगों के बारे में बात करते हैं। एक तो कार्यपालिका का, दूसरा विधायिका का और तीसरा न्यायपालिका का। ठीक है, तो ये जो तीनों भाग हैं, सरकार के तीनों अंग हैं, इसके बारे में मेंटेस्क्यू ने बात की और यहाँ पर इन तीनों को अलग अलग रखने के विषय में बात कर कर ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण करते हैं। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो है मेंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था, इसे भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण जो नारा था वह समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। देखिए यहाँ पर जो मध्यम वर्ग है वह सबसे बड़ा जो नारा, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो नारा था वह समानता का नारा यहाँ पर आगाज किया था, मतलब बुलंद किया था। और ये जो स्वतंत्रता और बंधुत्व है, इन नारों को भी यहाँ पर फ्रांस की क्रांति में शामिल किया गया था। समानता का मतलब बराबर होता है आर्थिक स्थिति में और जातिगत स्थिति में भी, चाहे किसी भी आधार पर आप देखें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटे हुए थे, यानी कि 3 श्रेणियों में जो फ्रांस की समाज थी वो उनको बांटा गया था। प्रथम स्टेट जो था वो पादरियों का था, द्वितीय स्टेट अभिजात वर्गों का था, लेकिन जो तृतीय वर्ग था, तृतीय श्रेणी था, वह मध्यम वर्गों के लिए था, वह साधारण लोगों का था। इसमें देश की जो संख्या थी, जनसंख्या थी, उसका 90% जनता इसी तीसरे श्रेणी में आते थे। ठीक है, उन्हें सभी प्रकार का कर देना होता था, यानी कि जो तीसरी श्रेणी में आते थे इनको सभी प्रकार का कर देना होता था और ये पूरी जनसंख्या के 90% में थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी आते थे। सभी ऐसे लोग थे जिनकी आय बहुत कम थी, लेकिन इन्हें सभी प्रकार के टैक्स देने होते थे और ये आर्थिक रूप से संपन्न भी नहीं थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय जो फ्रांस की मुद्रा है वह लिब्रे थी। ठीक है, तो फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिब्रे थी। कब की बात हम कर रहे हैं? जब फ्रांस की राज्य क्रांति हो रही थी तब की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की जो शुरुआत होती है 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। तो स्टेट्स जनरल की जो अधिवेशन की शुरुआत होती है 5 मई 1789 ईस्वी को। यहाँ पर एक बात है, एक इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि माप तौल की जो दशमलव प्रणाली है इसको फ्रांस की देन है। तो फ्रांस की ही देन है कि हम दशमलव प्रणाली का उपयोग करते हैं, जैसे कि 0.45 या फिर 0.94, इस तरह से
ये जो हम प्रणाली का उपयोग करते हैं ये दशमलव प्रणाली है, और ये जो देन है, ये दशमलव प्रणाली का जो देन है वह फ्रांस की देन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को जो जनक है उनका नाम हार्डर है। ठीक है, हार्डर जो थे वह सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के जनक कहे जाते हैं। इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ से नेपोलियन के बारे में जानेंगे। नेपोलियन का जो जन्म है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। तो जो नेपोलियन है उनका जन्म 15 अगस्त को हुआ था 1769 ईस्वी में। ठीक है, 1769 ईस्वी में 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप की अजासियो में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन के पिता का जो नाम है वह कार्लो बोनापार्ट था। तो नेपोलियन के जो पिताजी थे उनका नाम कार्लो बोनापार्ट था, और नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। तो जो नेपोलियन थे उन्होंने ब्रिटेन की सैनिक अकादमी से शिक्षा प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। तो 1796 ईस्वी में इटली में ऑस्ट्रिया के जो प्रमुख थे उनको ये समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रांस में जो डायरेक्टरी के शासन था उसका अंत ये 1799 ईस्वी में नेपोलियन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए, मतलब ये कौंसल बना रहा। 1800 और सर्वप्रथम नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम काउंसिल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए काउंसिल बने रह गए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बनते हैं, और इन्हें आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है, यानी कि नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। तो बनियों का देश इंग्लैंड को कहने वाला जो व्यक्ति था उनका नाम नेपोलियन है। तो नेपोलियन के द्वारा ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा गया। इसलिए कहे होंगे क्योंकि ये जो इंग्लैंड के लोग थे, ब्रिटिशर जो लोग थे, वो कोई भी देश में जाते थे तो पहले वहां पर क्या व्यापार के नाम पर जाते थे, और धीरे धीरे वहां पर अपना कब्जा करने लगते थे और शासन व्यवस्था वहां पर चलाने लगते थे। तो इसीलिए यहाँ पर नेपोलियन कहे होंगे इंग्लैंड को बनियों का देश। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोजेफाइन को तलाक देता है और ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी है मोरिया लुइसा से शादी कर लेते हैं। तो जोजेफाइन को यहाँ पर तलाक दिया जाता है नेपोलियन के द्वारा, और मोरियो लुइसा से शादी किया जाता है। तो नेपोलियन एक बार तलाक देते हैं जोजेफाइन को, और दूसरे बार उसके बाद वो शादी करते हैं ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो कि मोरिया लुइसा थी। चलिए आगे देखते हैं। ट्राफलगर का जो युद्ध होता है, ट्राफलगर का युद्ध यह 30 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच होता है। तो ये युद्ध जो था ट्राफलगर का, ये इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में 1805 ईस्वी में 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में ट्राफलगर का युद्ध इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की 1800 ईस्वी में। तो बैंक ऑफ फ्रांस की जो स्थापना किया जाता है वो 1800 ईस्वी में नेपोलियन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में किया। चलिए नेक्स्ट आगे यहाँ पर देखते हैं। नेपोलियन ने कानूनों का एक संग्रह तैयार कराया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। देखिए, जो भी कानून का संग्रह होता है उसे कोड ही कहा जाता है। चूंकि ये नेपोलियन ने कराया था इसलिए अपने नाम पर इसने यहाँ पर यानी कि नेपोलियन के नाम पर ही कहा जाता है नेपोलियन का कोड, यानी कि नेपोलियन का कानून संग्रह। ठीक है, तो कानूनों के संग्रह को कोड कहा जाता है। तो नेपोलियन ने जो कानून का संग्रह तैयार करवाया था उसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक जो थे नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। तो नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में नेल्सन के हाथों बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। नेल्सन जो थे वह अमेरिकी जहाज बेड़ों के नायक थे। तो अमेरिकी जहाज
के नायक यानी कि अमेरिकी जहाजी बेड़ों के जो नायक थे नेल्सन, उन्होंने नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में हराते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया। तो लिपजिग नामक स्थान पर नेपोलियन को यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में हरा देता है, लेकिन उसे बंदी बनाकर अल्बा के टापू पर भेज दिया जाता है, परंतु वह अल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। तो 1813 ईस्वी में इन्हें यानी कि नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया जाता है और उसे बंदी बनाकर एल्बा में भेज दिया जाता है, जो कि एल्बा के टापू पर भेज दिया जाता है, परंतु वह वहां से भाग निकलते हैं और पुनः फ्रांस का सम्राट बन बैठते हैं। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और नेपोलियन मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ पर पहले यहाँ तक समझते हैं। देखिए अंत में क्या होता है, मित्र राष्ट्र जो थे उनकी जो सेना थी उन्होंने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को क्या करते हैं, हरा देते हैं, पराजित करते हैं। कौन से युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराया जाता है मित्र राष्ट्रों की सेना के द्वारा। हराने के बाद पराजित कर उसे बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हो जाता है तो उसे कहाँ भेजा जाता है? तो उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा जाता है। ठीक है, और जो वाटरलू का युद्ध हुआ था वो 18 जून 1815 को हुआ था। ठीक है, 1815 में। चलिए यहाँ पर भेजने के बाद वहाँ 1821 ईस्वी में यानी कि 15 में उसे गिरफ्तार किया जाता है और पराजित किया जाता है, उसे बंदी बनाया जाता है और 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है नेपोलियन की। ठीक है, नेपोलियन जो था वह लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है, तो एक नाम भी यहाँ पर है। तो नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे यहाँ पर हमें देखना है नेपोलियन का जो पतन का कारण था, उसका कारण ये बना कि रूस पर उसने आक्रमण कर दिया था। तो नेपोलियन के पतन का कारण रूस पर आक्रमण जो था, रूस पर आक्रमण करने की वजह से नेपोलियन का पतन यहाँ पर दिखता है, होते हुए हो जाता है। चलिए इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का जो बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया। ठीक है, तो नेपोलियन जो था वह इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पर कार्य करता है और उसके लिए यानी कि इंग्लैंड की जो व्यापार वाणिज्य और व्यापार थी उसको यहाँ पर मतलब बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। तो जो वियना वियना कांग्रेस की जो समझौता थी वह 1815 ईस्वी में होती है और इसमें फ्रांस की जो प्रभुत्व थी उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से आज की हमारे वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वह इटली का एकीकरण पर आएगा। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है और लुसेंट सामान्य ज्ञान के वीडियो सीरीज में हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को। वर्ल्ड हिस्ट्री का तीसरा वीडियो आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जो है इटली का एकीकरण। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे जिसमें इटली का एकीकरण। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें जानेंगे हम लोग इटली का एकीकरण।